मित्रों, मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। कंपनियों के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण और परिवर्तन और अंग्रेज उपनिवेशवाद हितों के संबंध में चर्चा करना चाह रहा हूँ। भारत में अंग्रेज इतिहास का 3 कालखंड में बांटा गया। पहला कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ अवस्था और 18वीं शताब्दी के मध्य अवस्था, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार संस्था ही था, जिसका डच जो फ्रेंच था उसके प्रतिस्पर्धा थी। 18वीं शताब्दी और 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार तथा उन्होंने संगठित करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे भारत के हर क्षेत्र में अपना विस्तार किया, संगठित अपना किलाबंदी किया, फैक्ट्रियां स्टेब्लिश किया, इससे ज्यादा से ज्यादा माल कमाना चाहा। पहले उन्होंने सबसे पहले आया कि यहाँ की वस्तुएं जैसे कपास और यहाँ की मसाला और ये काली मिर्च जैसे व्यापार करना प्रारंभ किया। वो यूरोप के बाजार में उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे भारत में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि भारत में जितने भी रियासतें थे, राजा महाराजा एकजुटता के अभाव थी, एक दूसरे के लड़ रहे थे। उसके बाद 1707 में इसमें औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य में वो नेतृत्व करने वाले क्षमता का अभाव था। फर्रुखसियर के बाद जितने भी शासक आए, उन्होंने एकजुट नहीं कर पाए। धीरे धीरे अपने साम्राज्य धीरे धीरे नेतृत्व करने की क्षमता उन ना के बराबर था। उन्होंने तेजी से अपना भारत में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। उसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध हुई, ब्लैक होल की घटना हुई। उसके बाद बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी के बाद, उसके बाद सहायता संधि हुई। उसके बाद धीरे धीरे भारत की हस्तक्षेप नियंत्रण करना स्थापित करना प्रारंभ कर दिए। और उसके बाद उन्होंने भारत में वित्त पूंजी निवेश के युद्ध प्रभाव हुआ और रेलवे, सड़क परिवहन, नौवहन, और उन्होंने खनिज संसाधन पर नियंत्रण स्थापित किया। वित्त संसाधन, बैंक, बीमा, आर्थिक संस्था स्थापित किया। उससे अधिक लाभ कमाना चाहा, जैसे बैंक खोल देने के कारण से उससे ज्यादा लाभ हुआ। उसके बाद 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया, उसने उसने पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे अधिक शोषण करना किया। साथ साथ अनेक से भारत से ज्यादा धन कमाना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ब्याज देना, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मोनोपोली था कि भारत में जैसे कि ब्याज दे करके भारत के व्यक्ति को, क्योंकि हमारा हस्तशिल्प तेजी से समाप्त हो गया था, क्योंकि उसके औद्योगिक क्रांति तेजी से विस्तार हो। पहले हम लोग यहाँ की कपास बना करके हस्तशिल्प से कपाल हम ब्रिटेन बाजार में बेचते, उससे ज्यादा धन लाभ कमाते थे। उन्होंने टैक्स प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन में हमारा उसके प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। उसका भारत का दाम तेजी से इंक्रीज हो जाने के कारण ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना प्रारंभ किया। अब वहां से बनी हुई वस्तु भारत के बाजार में बिकना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वो लोग बेरोजगार हो गए, ग्रामीण क्षेत्र में चले गए। उसके बाद उन्होंने टैक्स के माध्यम से उन्होंने कृषि करना, क्योंकि कपास की जरूरत थी, नील की जैसी जरूरत थी, उसके साथ साथ अफीम की जरूरत था। उन्होंने अपना व्यापार करना प्रारंभ किया, भारत में ज्यादा से ज्यादा ब्याज देना प्रारंभ किया उसे, क्योंकि उसके बाद जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और उसके बाद जैसे हर जगह टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे हर क्षेत्र में नियंत्रण, उसे 50 गुना लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया। हम लोग आज हम समझते भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंग्रेजी सम्राट ने संसद द्वारा अनुमति प्रदान की। अब मुगल सम्राट, हम अब लोग समझना चाहते हैं कि मुगल सम्राट तथा भारतीय प्रशासनिक पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया और इंग्लैंड से शक्ति और विशेषाधिकार पुष्टि भिन्न भिन्न चार्टर अधिनियम के माध्यम से हम लोग विधेयक और निरस्त की गई। जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटेड एक्ट आया, उसमें संशोधन हुआ और उसके बाद तेजी से उसने अपना कोर्ट प्रारंभ किया, उसने नियंत्रण किया। उसी समय वारेन हेस्टी गवर्नर जनरल था। और उसके बाद यहाँ की घटना हुई है कुछ के तेजी से। उसके बाद कुछ विस्तार हुआ, उसके बाद एक न्यायालय की स्थापना हुई।
न्यायालय स्थापना हो जाने के बाद वहाँ के पूरे नियंत्रण स्थापित, कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना हो, उसकी कंट्रोल पूरी तरह से, जैसे मद्रास और कोलकाता उसका नियंत्रण था। उसके बाद भारत न स्थानीय, उसके बाद 1784 का रेगुलेटेड एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद 1858 के बाद रेगुलेटेड। भारत भारत स्थानीय राजा महाराजाओं के समय समय भिन्न भिन्न रियासतें थी और नैतिक राजनीतिक दबाव पूर्ण रूप से छीन ली गई और कंपनियों अपनी सत्ता के लिए भारत के विभिन्न स्वामी पर नियंत्रण था। और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 1773 का रेगुलेटेड एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जब बक्सर पलासी बक्सर युद्ध के उपरांत वहाँ के अधिकार निदेशक स्वामी लंदन में अंग्रेज सरकार की समझा कि सोने की खान हाथ लग गई थी। उन्होंने अब देखा कि भारत में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर दिया और उन्होंने लूट का भाग 1771 का कंपनी आर्थिक दिवालिया हो गया था। और उसके बाद देखा कि हमको ब्रिटेन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हम पर टैक्स लगा रहा है, तो उसने देखा कि हम यहाँ प्रशासन नियंत्रण स्थापित कर दिया 1773 के बाद। उन्होंने उनसे नियंत्रण लिया, उसके बाद तेजी से भारत में अपना एकाधिकार किया, उसके बाद पूरी तरह से टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो 1784 का रेगुलेटरी एक्ट आया, जिसके माध्यम में ब्रिटेन संसद ने कंपनियों से नियंत्रण सुदृढ़ बना लिया। इंग्लैंड का नियंत्रण बोर्ड, जिसमें भारतीय मामलों कमिश्नर ऑफ फॉर द अफेयर ऑफ द इंडिया, कहने का मतलब है जो प्रधान जैसे वित्त मंत्री, जैसे कि उसमें स्थापित किया बोर्ड ऑफ इंग्लैंड स्थित किया, उन्होंने भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण को स्थापित किया। धीरे ने प्रशासनिक नियंत्रण तो स्थापित किया, उन्होंने गवर्नर जनरल ने 4 के घटाकर 3 था, पहले था 4, उन्होंने गवर्नर जनरल ही चुन सकता था। उसके बाद उन्होंने 1813 का रेगुलेटेड एक्ट आया। वहाँ के जितने व्यापार लोगों ने वहाँ के सरकार में अपने संसद में उन्होंने अपनी आवाज उठाना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का एक अधिकार था। उन्होंने चाहा कि हमें भी व्यापार करने, भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें, लेकिन उसके बाद उन्हें अनुमति प्रदान की गई, लेकिन चाय और चीन का व्यापार छोड़कर उन्हें अनुमति प्रदान की गई। और उसके बाद क्या हुआ, प्रशासनिक ओर ध्यान देना प्रारंभ किया है और 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल परिषद के विधेयक पारित हुआ। उसके बाद 1833 में आकर के वो चार्टर समाप्त किया, पूर्ण रूप से व्यापार करना प्रारंभ किया। अब भारत में ईसाई मशीनरी को प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हो गया और उसके बाद में जाकर के 1833 ईस्वी में जब भारतीयों को प्रशासनिक में अपना, जैसे कि आईसीएस एग्जाम में परीक्षा करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके बाद उन्होंने 1856 ईस्वी में सबसे प्रथम बार 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में जाकर के सत्येंद्र नाथ बनर्जी यहाँ आईसीएस की परीक्षा में पास किए और वहाँ के अधिकारी बने और उसके वित्त तथा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। पलासी तथा बक्सर के युद्ध के उपरांत कंपनियों बंगाल में व्यापार, सैनिक, राजनीतिक शक्तियों के उभरी, अपनी शक्ति व्यापार और लाभ बढ़ाना ज्यादा चाहा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बड़ी सेना और बहुमूल्य धातु की आवश्यकता केवल तभी संभव था तेजी से अपना पूर्ण रूप से भूमि मालगुजारी जैसी, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना प्रारंभ किया। अब भूमिगत लैंड लैंड रिफॉर्म पॉलिसी बनाया, उन्हें उससे उससे क्या था कि उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ को माना था, जिसे हम बता रहे थे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदार जैसी प्रथा। उन्होंने क्या किया कि जमींदार जैसे बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ साथ उत्तर प्रदेश के मद्रास प्रांतों में व्यापार करना जमींदार वर्ग को दिया। उसके बाद वहाँ जैसे कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूला करना प्रारंभ किया, 20% टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया। उसके बाद रैयतवाड़ी वो मद्रास के क्षेत्रों में प्रारंभ कर दिया। वो उसकी भूमिगत पंजीकृत स्वामी उसे माना, उससे अधिक से अधिक टैक्स वसूलना का। उसके महलवाड़ी कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब क्षेत्रों में उससे ज़्यादा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स उन्हें ब्रिटेन ने एग्रीकल्चर भूमि
आपके पास भूमि है, लेकिन आप वो क्या है कि आप आपके पास सुखाड़ आया, बाढ़ आया, उसको कोई मतलब नहीं, मुझे आपको टैक्स देना ही है। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट न्यायिक प्रशासनिक ढांचा भारत को तेजी से शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई, भारत जमींदार को लाभ पहुंचा और परंतु खेती में काम करने वाले की स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि कहीं सुखाड़ आ गया, अनाज उत्पादन नहीं हुआ, उससे ज़्यादा टैक्स दे देंगे, हम कहाँ से देगा टैक्स किसान। तो इसके कारण से ऐसी स्थिति आया। उसके बाद उन्होंने नमक कानून पर भी टैक्स वसूलना किया। उसके बाद उन्होंने मालाबार जैसे तट, जैसे पूर्वी तट और पश्चिमी तट में ज़्यादा से ज़्यादा उसने चोल मंडल की जितना भी मलाबार समुद्री पर धूप सुखाया जाता था, नमक निर्माण, उस पर टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा नमक नाम पर ये सबसे घृणित अधिक था, क्योंकि नमक तो सबके लिए बस उस पर टैक्स ले रहा था। उसके बाद अफीम अफीम ज़्यादा से ज़्यादा था, अफीम को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भी टैक्स वसूलना, 17% अफीम एकाधिकार बनाया उसने, जो क्योंकि अफीम का सबसे बड़ा था बिहार। और उसके साथ हमारा बिहार के पटना सबसे बड़ा, वहाँ एक फैक्ट्री अब किला किया, उसके बनारस के क्षेत्र में अफीम तेजी से आज उससे ज़्यादा कंपनी को 200 गुना अधिक लाभ कमाना स्टार्ट किया। और उसके बाद हम लोग जाने कि भारत में सिविल सेवा की गठन किया। सिविल सेवा के गठन किसने किया? कर्नवालिस ने किया। और भारतीय कुशल प्रशासनिक सेवा का गठन के लिए कर्नवालिस को माना जाता है कि निश्चित है कि उन्होंने अनुसार काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुशासन, वहाँ प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने अनुशासित सेना का गठन किया। उसके बाद दरोगा की गठन की गई और पूर्ण रूप से अपना स्थानीय विशेषज्ञ अभिरुचि अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और मित्रों, कभी कभी पुत्रों और भारत प्रशासनियों को भेजा। कहीं कहीं मोल भाव से वेतन बहुत कम देता था। उसके बाद था कि आईसीएस की एग्जाम होती थी। उसके बाद ब्लेजली की सहायता संधि में बोला गया था कि भारत के पास उतनी आसब लोग हैं यहाँ कि व्यक्ति ठीक ढंग से नौकरी नहीं कर सकते हैं। इसके कारण से यहाँ आईसीएस से एग्जाम में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। उसके 1833 ईस्वी के एक्ट के बाद भारत में प्रशासनिक में एग्जाम देने की प्रारंभ 1856 में जाकर के प्रथम बार आईसीएस की अनुमति हुई। 1863 में प्रथम बार आईसीएस एग्जाम पास करने वाला सत्येंद्रनाथ बनर्जी थे। और सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उन्होंने आईसीएस के एग्जाम पास किए। उन्होंने प्रशासनिक अनुशासन सेना बनाया। उन्होंने जहां होती थी उन्हें दबाने के लिए। और सबसे था 1857 के पहले ब्रिटेन ब्रिटेन में तेजी से क्या हुआ कि अनुशासन सेना था। उसके बाद धीरे धीरे अपना क्षेत्र नियंत्रण स्थापित किया और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया। लेकिन जितने भी सेना थे, सबसे बड़े पद पर ब्रिटेन थे। उसके बाद जितने कर्मचारी कलर की नौकरी करने वाले, उसके बाद उससे नीचे वर्क करने वाले हवलदार, सब भारतीय थे। और दरोगा की नौकरी करने वाले, उससे ऊपर उसके बाद कमिश्नर था। उसके बाद जितने भी के क्षेत्र में काम करने वाले सब पदाधिकारी, सब उसने उन्होंने ब्लेजली द्वारा उन्होंने यहाँ जाकर के एक कोलकाता में, सूर्य मुझे पता नहीं नाम, उन्होंने वहाँ के अनुशासन की भारत की विविधता, संस्कृति, भाषा के ज्ञान नहीं था। उन्होंने इसके कारण से यहाँ अपने को तेजी से अपना क्षेत्र विस्तार करना प्रारंभ किया। और मैं अब न्याय व्यवस्था पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय प्रदेश के विभिन्न विभिन्न प्रक्रिया से प्राप्त की। और बम्बई के पुर्तगाल राजा ने अपनी बेटी के दहेज में चार्ल्स द्वितीय से पूर्ण सत्ता प्राप्त की थी। कैथरीन के विवाह हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे अर्थात कंपनियों ने अपने स्वामी चोल मंडल मद्रास के आसपास कर्नाटक के नवाब अस्थायी रूप से तटबंध स्थापित किया। और उन्होंने तेजी से बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अनुमति प्रदान की गई और कानून व्यवस्था तेजी से नियंत्रण स्थापित किया। और हम एक कंक्लूजन हम जोड़ देते हैं कि जितने भी
अस्थायी सेना बनाना, उसका वर्क था कि तेजी से अपना साम्राज्य को एकाधिकार बनाना, प्रतिस्पर्धा करने वाले जितने भी यूरोप के देश के थे, उन्हें उससे उसको वहाँ से प्रतिस्पर्धा से उसे हमेशा अपने सैन्य पावर के माध्यम से और उसे बाजार में अपना एकाधिकार बना रखा। धीरे-धीरे अपने कानून नियंत्रण स्थापित कर लिया और विभिन्न विधि द्वारा शासन स्थापित किया और उसके बाद आधुनिक परिकल्पना स्थापित की और कानूनी अदालतें स्थापित की गई थी। उसी के लिए 1774 ईस्वी में कोर्ट स्थापना की गई। धीरे-धीरे कानून व्यवस्था अपना नियंत्रण किया, कृषि के साथ जनता वकीलों का नेतृत्व किया और मोटे से मोटे राशि कमाना प्रारंभ कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा धन उन्होंने अपना तेजी से नियंत्रण हर क्षेत्र में प्रारंभ कर दिया और भारत में अंग्रेजी और ईसाई मिशनरी तेजी से प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई और धीरे-धीरे कानून कानून लेखिका उन्होंने संहिताबद्ध को समझा, न्यायपालिका को सन्मुख उन्होंने आधार बनाया। 1935 ईस्वी एक्ट के बाद थोड़ा-सा पूर्ण रूप से न्यायपालिका उसके बाद यहाँ दिल्ली में स्थापित हुआ। धीरे-धीरे इसी तरह से अपना मोनोपोली ब्रिटेन शासन ने भारत पर एकाधिकार बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा धन करके ब्रिटिश बाज़ार में अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया। जय हिंद।